गैंग लीडर सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले इस एंटायर चैप्टर को बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मेरे फिजिक्स के प्रीमियम नोट्स है, जो मैंने खुद ने मेरे हैंड रिटन तगड़े वाले नोट्स बनाया हूं, उसको अब आप डाउनलोड कर पाएंगे मात्र 199 रुपीज के बाय यूजिंग कोड एग्जाम। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैंने वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों की लिंक दे दिया हूं, वहां पे आपको जाना है। चेकआउट के दौरान डिस्काउंट कोड एग्जाम यूज कर लेना है, जिससे कि आप लोग के मेरे प्रीमियम हैंड रिटन फिजिक्स के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज के मिल रहे हैं। तो अभी जाएं, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट कराएं और अपनी प्रिपरेशन में इसके साथ अपने आप को बेहतर बनाएं। तो आखिर हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। इसमें एक चीज याद रखना, इंटरफेरेंस नाम का जो टॉपिक है उसमें स्पेशली यंग डबल स्लिट नाम का जो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, उसमें किसी भी तरीके से डेरिवेशन नहीं आने वाला है। सीबीएसई ने आप लोग को ये चीज को अच्छे से क्लियरली बताया है। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशंस पूछे जाएंगे। मतलब ये कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। तो फॉर्मूलेस को अच्छे से याद रखना है। बाकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के तौर पर डिफ्रैक्शन एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। अब वेव ऑप्टिक्स में आगे बढ़ने से पहले लाइट की हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। लाइट के बारे में सबसे पहले न्यूटन भैया ने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी में बताया थे। उनका ये कहना था कि लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में होती है और उस पार्टिकल का नाम न्यूटन ने रखे थे कॉर्पस्क्यूल। उनका ये कहना था कि जो कॉर्पस्क्यूल है ये स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं अपने पाथ में और ये एक किस्म से इलास्टिक, रिजिड और मासलेस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जिनका डिफरेंट शेप और साइज देखने को मिलता है। बट आगे जाके न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत हो गई, क्योंकि इतने काफी सारी चीजों को गलत तरीके से समझाए थे। जैसे इनका ये कहना था कि लाइट की स्पीड मीडियम में ज्यादा होती है एयर के कंपैरिजन में, लेकिन आज के टाइम हम लोग जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन इस थ्योरी ने हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्हीं के कंटेम्पररी में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हाइजेंस या फिर हाइगन्स, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करना चाहते हो वो कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है और इनका ये कहना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं, लाइट जो होती है वो वेव फॉर्म में देखने को मिलती है। और इनका कहना था कि जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव के फॉर्म में होती है। अब एक चीज समझो, अगर मैकेनिकल वेव के फॉर्म में लाइट होगी, इसका मतलब है कि लाइट को मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो इनका कहना था कि दुनिया में हर जगह पे आप लोग को एक ऐसा मीडियम देखने को मिलता है जिसमें लाइट ट्रेवल करती है और उस मीडियम का नाम इन्होंने दिए ईथर। और यहाँ से उन्होंने निकाले ईथर की एक थ्योरी। हाइगन अपनी बातों को कवर करने के लिए ईथर की थ्योरी लेकर आ गए थे, बाकी ये थ्योरी भी गलत थी। अब आप बोलोगे भैया फिर पढ़ क्यों रहे? पढ़ इसलिए रहे क्योंकि इस थ्योरी ने हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में हमें समझाई है। तो वेव ऑप्टिक्स पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस थ्योरी के ऊपर, जो जो फिनोमेना निकल के आए हैं, कैसे इन्होंने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूव करे, डिफ्रैक्शन क्या चीज है, इंटरफेरेंस क्या चीज है। तो पूरा का पूरा इस फिनोमेना को हाइगन्स या हाइजेंस भैया के थ्रू ही समझने वाले हैं। तो हाइगन ने बेसिकली अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। उनका ये कहना था कि जो लाइट है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। इस वेव का नेचर पानी की वेव की तरह दिखाई देता है। जैसे किसी पानी में पत्थर डाल लो तो आप देखते होंगे गोल गोल वेव्स फॉर्म होती है। सेम फिनोमेना को हाइगन ने लाइट के बेसिस पे समझाए थे। और इनका ये कहना था कि लाइट में भी हमेशा आप लोग को एक सेंट्रल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। उस सेंट्रल डिस्टर्बेंस के बाद वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं। वेव फ्रंट्स किस तरीके से दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं सेम उसी तरीके से जैसे पानी में एक पत्थर डालो तो गोल गोल रिंग्स दिखती है, वैसे ही सेम टू सेम लाइट के अंदर भी जब डिस्टर्बेंस होता है तो लाइट के वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं गोल गोल। तो अगर मैं आप लोग को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इनका ये कहना था कि लाइट किस तरीके से अपना नेचर दिखाता है। तो इनका कहना था वेव फॉर्म में दिखाता है। और एग्जाम्पल किसका दिए थे? पानी में वेव्स फॉर्म होते हैं सिर्फ उस तरीके से। इनका ये कहना था कि हमेशा ना एक सेंट्रल डिस्टर्बेंस होता है, उस सेंट्रल डिस्टर्बेंस के बाद वेव्स हर तरफ आप लोग को देखने को मिलती है और इस वेव्स की वजह से एक वेव फ्रंट फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से। अब आप कहोगे कि भैया ये वेव फ्रंट तो बन गया, इसके बाद क्या होता है? तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले सेंट्रल डिस्टर्बेंस होगा, उसके बाद वेव फ्रंट बनेगा। जो वेव फ्रंट बना है उसी में ही सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होते हैं कुछ इस तरीके से। और इनका ये कहना था कि जैसे प्राइमरी डिस्टर्बेंस की वजह से एक बड़ा सा वेव फ्रंट बना था, वैसे ही वेव फ्रंट के अंदर जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा उसके वजह से छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, को हम लोग कहते हैं वेवलेट्स। तो ऐसे वेवलेट्स आप लोग को वेव फ्रंट में बनते हुए देखने को मिलते हैं ड्यू टू दी सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम लोग इन वेवलेट्स के टेंजेंशियली अगर लाइन को ड्रॉ कर दे तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाता है और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती है। तो अगर मैं वापस से स्टार्टिंग से बताऊं लाइट के अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले याद रखिएगा सेंट्रल डिस्टर्बेंस होगा जिसके वजह से फर्स्ट वेव फ्रंट बनेगा और सभी वेव फ्रंट के अंदर आप लोग को सेकेंडरी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग को यहाँ पे वेवलेट्स फॉर्म होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। और इन वेवलेट्स के टेंजेंशियली अगर लाइन खींचे तो एक नया वेव फ्रंट फॉर्म हो जाएगा। फिर जब नया वेव फ्रंट बन जाएगा तो उसके अंदर फिर से आप लोग को नेक्स्ट डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, इसकी वजह से फिर यहाँ पे वेवलेट्स फॉर्म हो गए और जब ये वेवलेट्स बन जाएंगे तो उसके टेंजेंशियली लाइन खींच के एक और नया वेव फ्रंट बन जाएगा। इस तरीके से पूरे फिनोमेना को हाइगन्स ने अपने हाइजेंस के प्रिंसिपल में
समझाया और बेसिकली हाइजन ने अपने प्रिंसिपल में वेवफ्रंट और वेवलेट्स के बारे में समझाया। वेवफ्रंट हमेशा याद रखना, ये वेवफ्रंट है और वेवफ्रंट के अंदर जो डिस्टरबेंस की वजह से जो रिंग्स बन रहे हैं उसको वेवलेट्स कहते हैं। तो इनका कहना था कि लाइट कैसे स्प्रेड होती है, तो कुछ इस फिनोमेना से होती है कि सबसे पहले एक डिस्टरबेंस होता है, इसकी वजह से वेवफ्रंट फॉर्म होते हैं। हर वेवफ्रंट के अंदर फिर से डिस्टरबेंस होता है, फिर वेवलेट्स बनते हैं। वेवलेट्स के टेंजेंशियली अगर लाइट ड्रॉ करी जाए नया वेवफ्रंट बन जाता है और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलती रहती है, लाइट स्प्रेड होता रहता है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार वेवफ्रंट्स हमेशा क्या स्फेरिकली बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब पॉइंट सोर्स नाम का डिस्टरबेंस होगा, उसकी वजह से ही आप लोग को स्फेरिकल वेवफ्रंट देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि लीनियर डिस्टरबेंस आप लोग को अगर देखने को मिलता है तो इसकी वजह से आप लोग को सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। और अगर मैं कहता हूं कि यार लीनियर डिस्टरबेंस आप लोग को देखने को मिलता है तो उसमें क्या होगा, तो लीनियर डिस्टरबेंस में आप लोग देखोगे इस तरीके से प्लेन फॉर्म में आप लोग को वेवफ्रंट्स देखने को मिलने वाले हैं। तो यही चीजों के बारे में हाइगन के प्रिंसिपल में लिखा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार पॉज करो और जल्दी से रीड करो उसको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। आप लोग को याद है थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को बताया था कि हाइगन के प्रिंसिपल भले ही गलत था लेकिन इसने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन और साथ ही साथ इंटरफेरेंस के बारे में समझाया। तो पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे इसने रिफ्लेक्शन के बारे में आप लोग को समझाया और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन के लॉ को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम लोग क्या करने वाले, इसको समझने के लिए एक सरफेस लेने वाले हैं। इस सरफेस पे हम लोग दो लाइट को यहाँ पे फॉल करवाने वाले। तो मैंने दो इंसिडेंट रेज लिया, इसको फॉल कराया। ऑब्वियस सी बात है इसको मैं यहाँ से ऐसा फॉल कराऊंगा तो ये टकरा के चला जाएगा। सेम टू सेम ये भी फॉल कराया, दोनों साथ ही साथ मैंने फॉल कराया। उस चीज के बारे में याद रखना। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल आते हैं तो वेवफ्रंट कैसे बनते हैं? मैं कहूंगा कुछ इस तरीके से प्लेन वेवफ्रंट बनेंगे। तो मैंने क्या कहा, एक इंसिडेंट वेवफ्रंट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश किया जब लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा था। तो मैंने कहा यहाँ पे ए बी रहा आप लोग का इंसिडेंट वेवफ्रंट। जैसी लाइट यहाँ पे आया तो फिर क्या हुआ, टकराने के बाद फिर इस तरीके से चला गया क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाइट जब यहाँ से जा रहा होगा तो कुछ इसी तरीके से आप लोग को वेवफ्रंट बनाते हुए देखने को मिल रहा होगा। इस टाइप का वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। तो मैंने क्या करा, जब लाइट यहाँ से टकरा के वापस जा रहा था तो इन दोनों के बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ए डैश बी डैश, और उसे मैंने कहा क्या, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। मुझे एक बात बताने की कोशिश करना, जहां से लाइट आ रहा है उसका मीडियम क्या होगा, एयर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी को सी लिया हूं और एक स्पेसिफिक टाइम टी पे, और लाइट टकराने के बाद उसी सेम मीडियम पे वापस चला गया जहां पे लाइट की वेलोसिटी वापस से सी ही थी और टाइम टी था लेट से। ये मतलब कि लाइट की वेलोसिटी एयर में जो होती है वो सी है, वो सी नहीं है जो आप सोच रहे हो, है ना। इस डायग्राम को यूज करते हुए आप लोग को पूरे के पूरे डेरिवेशन को समझना है। अब मुझे एक बात बताएं, जब लाइट यहाँ पे फॉल हो रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा होगा। तो मैंने ये माना कि यहाँ पे लाइट जो है वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को बनाते हुए देखने को मिल रहा है। मुझे एक बात बताना, ये एंगल क्या है? तो आप बोलोगे भैया ये एंगल तो 90 डिग्री है। और अगर मैं 90 डिग्री में से आई को माइनस कर दूं तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? तो यहाँ पे बच जाएगा 90 माइनस आई। सेम टू सेम आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें से अगर मैं आर को माइनस कर दूं तो ये एंगल आप लोग को बचेगा 90 माइनस आर। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ जरा ये एंगल कितना है, तो आपको क्या करना, क्या है बेसिकली यहां से यहां तक कितना है 90। तो 90 में से अगर मैं 90 माइनस आई माइनस कर दूं तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू बच जाएगी आप लोग की सिंपली आय बच जाएगी यहां से यहां तक की। और अगर मैं सेम यहां पे अगर आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक के 90 है। 90 में से अगर मैं इतना एंगल माइनस करा दूं तो यहां पे वैल्यू कितनी बचेगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो वैल्यू बचेगी वो आर बच जाएगी। तो अगर आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है तो आप लोग को करना क्या होगा, बेसिकली इस ट्रायंगल को लेना है एक बार और एक बार इस ट्रायंगल को लेना है और इसके यूजेस से वैल्यूज को निकालना है, साइन आई और साइन आर की। तो मैंने अज्यूम किया ए बी बी डैश और एक ट्रायंगल लिया ए डैश बी डैश। तो जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ दो ट्रायंगल यहाँ पे अज्यूम कर लिया हूँ। पहले वाले ट्रायंगल के लिए एंगल आई ये है और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। तो यहाँ पे आप लोग को ये देखने को मिल गया। इसके बाद इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एंगल आर के सामने आप लोग को जो देखने को मिल रहा है परपेंडिकुलर वो है ए डैश। तो यहाँ से आप लोग की साइन आर की वैल्यू निकल के आ गई ए डैश अपॉन बी बी डैश। आपको बेसिकली करना क्या है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाना है और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे आप लोग साइन आई को साइन आर से डिवाइड कर दोगे, आप ऑब्जर्व करोगे ए बी डैश और ए बी डैश जो ये कट जाएगा, वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बचेगी बी बी डैश अपॉन ए डैश। इसके बाद मुझे अगर आप लोग पूछो कि भैया यहाँ पे बी बी डैश और ए डैश क्या है, तो बेसिक सी बात है ये के सबसे डिस्टेंस की तरह है। तो क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो अगर मैं बी बी डैश निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी डिस्टेंस के फॉर्मूले से, डिस्टेंस हो जाएगा बी बी डैश। कितनी स्पीड लग रही थी गाइस, तो वो लग रही थी सी वेलोसिटी, और कितना टाइम लग रहा था, वो लग रहा था टी।
सेम टू सेम ए डैश की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक डिस्टेंस है, वेलोसिटी कितनी लग रही है यहाँ पे सी ही लग रही है, टाइम कितना लग रहा है वो भी टी लग रहा है। तो आप लोग को ये दोनों वैल्यूज को बेसिकली यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे आप लोग इन दोनों को पुट कर दोगे तो बी डैश की जगह पे आ जाएगा सी टी, ए डैश की जगह पे आ जाएगा सी टी। तो सी से सी का यहाँ पे खेल खत्म, टी से टी का खेल खत्म, वन आ गया। साइन आर को उधर ले जाओगे, साइन से साइन कट जाएगा, सिर्फ एंगल आई विच इज इक्वल टू एंगल आर बचेगा। और यही तो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और साथ ही साथ अगर इसी डायग्राम को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेकंड लॉ भी यहाँ पे प्रूफ होता है, क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, दैट प्रूव्स द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। खत्म कहानी। अब जो आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें और इससे पहले वाले में क्या डिफरेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग एक ऐसा सरफेस लोगे जिससे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा सके। हम लोगों ने यहाँ पे इंसिडेंट रेस को फॉल करवाया सरफेस पे, तो ऑब्वियस सी बात है जैसी लाइट फॉल होगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे, तो जो लाइट है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड दी नॉर्मल। तो आप लोग देख रहे होगे लाइट यहाँ पे बेंड हो गया टुवर्ड दी नॉर्मल। जैसे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा होगा तो वेवफ्रंट्स बन रहे होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसिडेंट जब यहाँ पे लाइट हो रहा था तो उस टाइप पे एक इंसिडेंट वेवफ्रंट बना, लेट्स से ए बी, और लाइट जैसे ही बेंड होके यहाँ से चला गया तो उस टाइप पे आप लोग उस टाइप पे रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट देखने को मिला। तो हमने नाम दिए ए डैश बी डैश। यहाँ ए बी क्या हो गया? इंसिडेंट वेवफ्रंट, और ए डैश बी डैश क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट। सेम टू सेम आप जानते हो कि यहाँ पे एंगल कितना बना होगा? आई। यहाँ पे कितना बना होगा? 90 माइनस आई। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कितना बना होगा? बेसिकली आई ही बना होगा। सेम टू सेम यहाँ पे आप लोग को, तो अगर कोई पूछे कि यहाँ पे कितना बना होगा तो ऑब्वियस सी बात है आर। जैसे इससे पहले वाले में करे थे ना, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे होने वाला है। अब बेसिकली जैसे पहले वाले डेरिवेशन पे करे थे इस ट्रायंगल को लेकर और इस ट्रायंगल को लेकर साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाले थे, सेम टू सेम वैसे ही निकालना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं पूरा का पूरा डेरिवेशन आप लोग का इस स्टेप तक के सेम टू सेम होने वाला है। अगर मैं रिफ्रैक्शन के केस की बात करूं तो यहां तक कि आप लोग की सारी वैल्यू सेम हो गई है। बी बी डैश और ए डैश की वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। बी बी डैश कहां पे है? तो अगर मैं चेक करूं बी बी डैश है यहां पे, कहां पे? रेयर मीडियम पे। यहां पे लाइट की वेलोसिटी क्या है? सी, और टाइम कितना है? टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी मतलब वेलोसिटी कितनी है? वो है सी, और टाइम कितना लग रहा है? टी। तो मैं कह सकता हूं यहां पे लग रहा है सी टी, और ए डैश कहां पे? यहां पे, मतलब डेंसर मीडियम पे। और डेंसर मीडियम पे लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसको हमने अज्यूम कर लिए v, और जो टाइम यहाँ पे लग रहा होगा लेट से t लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? vt आ जाएगी। तो b डैश की वैल्यू ct हो गई, a डैश की वैल्यू vt हो गई। इन दोनों की वैल्यूज को पुट किया, यहाँ से हम लोगों ने देखे t से t का इंतकाल हो गया और c बाई v बचा। और आप जानते होंगे c बाई v क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। तो उसकी जगह पे आप लोग म्यू लिख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ साइन आई अपॉन साइन आर विच इज इक्वल टू म्यू हो जाएगा। और इसी को ही हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ। यहाँ से प्रूफ हुआ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके साथ साथ अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे नॉर्मल बन रहा है और जहां से रेज आप लोग को रिफ्रैक्टेड होते हुए देखने को मिल रही है, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो दूसरा लॉ भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है इंटरफेरेंस। बहुत बड़ा टॉपिक था, एक जमाने में डरने की जरूरत पड़ती थी, बट अब जरूरत नहीं पड़ने वाली। आखिर इंटरफेरेंस होता क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब ये कि जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है तो या तो आप लोग को वेव्स बड़ी बड़ी फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगी या तो वेव्स छोटी छोटी हो जाएगी। इस फिनोमेना को कहा जाता है इंटरफेरेंस। यहाँ पे आप लोग दो टॉपिक देखने वाले हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है पाथ डिफरेंस, दूसरा होता है फेज डिफरेंस। मान लो इस पॉइंट पे एक वेव ये आई और इसी सेम पॉइंट पे एक वेव ये आई, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो पहली वाली वेव आई होगी दूसरे के कंपैरिजन में कब डिस्टेंस कवर अप करी। मुझे ये पता करना है कि इन दोनों के बीच का पाथ का क्या डिफरेंस रहा। तो जो ज्यादा वाली उसमें से मैं कम वाली को माइनस करा दूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी। समझने की कोशिश करो, इसी पॉइंट से मैं 50 मीटर से आ रहा हूं और इसी पॉइंट से मैं 100 मीटर से आ रहा हूं, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 100 माइनस 50, दैट मींस 50 मीटर हुआ। तो ऐसे ही ना वेव्स के बीच में आप लोग को पाथ का डिफरेंस निकालना पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस की जब भी बात करी जाएगी ना तो हमेशा याद रखना कौन सबसे ज्यादा एंगल ट्रेवल करते हुए आया। मैं कह सकता हूं कि ये वाली वेव ने इतना ट्रेवल करी और ये वाली वेव ने ज्यादा ट्रेवल करते हुए, इसमें ज्यादा एंगल ट्रेवल करते हुए आई इसके कंपैरिजन में। तो सिंपल वे में और ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो आइए समझते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो फेज डिफरेंस रहता है उसको हम लोग यहाँ पे फाई से डिनोट करते हैं। फाई मतलब इस तरीके का फाई। और जो फेज डिफरेंस है जहां पे भी जो भी एंगल की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम लोग फेज डिफरेंस को मानते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मान लो अगर वेव यहां से यहां ट्रेवल कर रही है तो अगर कोई कि कितना फेस कवर करी तो पाई फेस कवर करी। मैंने कहा एक फुल वेव बनी, उसने कितना फेस कवर करी? तो मैंने कहा 2 पाई फेस कवर करी। अगर मैं यहां पे आप लोग को कहता हूं एक वेव इस तरीके से है और एक दूसरी वेव इस तरीके से,
तो पहली वाली वेव तो 2 पाई तक के कवर अप हो रही है, दूसरी वाली वेव पाई तक की हो रही। मैंने अगर आपसे पूछा कि फेज डिफरेंस बताइए, मतलब एंगल का डिफरेंस दोनों वेव के बीच में, तो इसने 2 पाई चला है, इसने पाई, तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई माइनस पाई, मतलब कि पाई का फेज डिफरेंस है। आई होप क्लियर हो रहा है। तो अगर आप लोग को फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखना, आप लोग हमेशा 2 पाई को रिप्लेस कर देना लैम्डा से, तो फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में आप लोग को कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। और पार्ट डिफरेंस को हमेशा हम लोग यहाँ पे डेल से डिनोट करते हैं, और इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो है लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 5। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब ये कि जब दो वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाए तो या तो बड़ी बड़ी वेव्स बनती है या तो छोटी छोटी वेव। तो जब भी दो वेव्स एक दूसरे पे कुछ इस तरीके से सुपर इम्पोज हो, पहली वाली वेव का क्रस्ट दूसरी वाली वेव के क्रस्ट के साथ, और पहली वाली वेव का ट्रफ दूसरी वाली वेव के ट्रफ के साथ सुपर इम्पोज होता है, तब बड़ी बड़ी वेव्स बनती है। उस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगला होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि जब दो वेव सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके से कि पहली वाली वेव का क्रस्ट दूसरी वाली वेव के ट्रफ के साथ, और पहली वाली वेव का ट्रफ दूसरी वाली वेव के क्रस्ट के साथ सुपर इम्पोज हो, यहाँ पे आप लोग को वेव्स नेग्लिजिबल या तो बनते हुए ही नहीं देखने को मिलेगी, क्या वेव्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके वेव नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आप लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताया कि मान लो एक वेव है कुछ इस तरीके से आ रही है और ये दूसरी वेव है कुछ इस तरीके से आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड मिलकर एक बड़ा एम्पलीट्यूड की वेव बनाएगा। इसी वजह से हमने कहा है कि पहली वाली वेव का क्रस्ट दूसरी वाली वेव के क्रस्ट के साथ, और पहली वाली वेव का ट्रफ दूसरी वाली वेव के ट्रफ के साथ अगर सुपर इम्पोज होता है तो एक बड़ी सी वेव फॉर्म करता है, और इस टाइप के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि पहली वाली वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो दूसरी वाली वेव के साथ जब एड ऑन होता है तो वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली वाली वेव का क्रस्ट दूसरी वाली वेव के ट्रफ के साथ ऐड हो रहा है, पहली वाली वेव का ट्रफ दूसरी वाली वेव के क्रस्ट के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है एक दूसरे से माइनस पे हो जा रहा है, और जो वेव आप लोग को देखने को मिल रही है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में देखने को मिल रही है, या तो बनेगी ही नहीं, और अगर बन भी रही है तो एकदम मिनिमम से इस तरीके से बनते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोग से ये पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो होता है 2n पाई, और n की वैल्यू यहाँ पे 0 1 2 3 4 हो सकती है। मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को अगर फेज डिफरेंस गिवन है तो आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसे? जहां पे भी फेज डिफरेंस 2 पाई दिया है उसको आप लोग रिप्लेस कर देना लैम्डा से, तो वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव वेव का फेज डिफरेंस पता है तो उसको आप लोग कन्वर्ट करके पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो। तो कंस्ट्रक्टिव वेव का फेज डिफरेंस कितना होता है? 2n पाई, तो 2 पाई को रिप्लेस करके लैम्डा लिख दो, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? n लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो आप लोग को स्पेसिफिक पाथ डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है 2n माइनस 1 लैम्डा। और अगर आप लोग को इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो हमने कहा था कि 2 पाई को रिप्लेस करके आप लोग लैम्डा कर सकते हो, और अगर पाई के लिए करना है तो पाई को रिप्लेस करके आप लोग को लैम्डा बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पाई को रिप्लेस करके लैम्डा बाय 2 कर दिए, और आप लोग का बन गया ये पाथ डिफरेंस। तो ये वैल्यूज आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा काम आती है। मैं जानता हूँ मेरी आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही होगी, मुझे बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और सच में तबियत खराब है, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा लो आप लोग को मेरी इंटेंसिटी देखने को मिल रही होगी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर सकूं। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया इंटरफेरेंस क्या होता है, दो टाइप के इंटरफेरेंस है और उनकी पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की क्या वैल्यू। अब अगला टॉपिक निकल के आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होती है, मान लो एक वेव है y1 वो सुपर इम्पोज हो रही है एक वेव है y2 के साथ, तो हो सकता है कि एक आप लोग को बहुत बड़ी सी वेव फॉर्म होते हुए देखने को मिले y1 प्लस y2, क्योंकि सुपर इम्पोजिशन का प्रिंसिपल यही कहता है ना कि अगर दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही है तो उन सबको एड ऑन करके एक बड़ी वेव फ्रंट बना दो। यही आप लोग को बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन आप लोग को क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बता रहा है कि ये जो बड़ी वेव बन रही है y1 प्लस y2 इसकी वैल्यू क्या है। तो डेरिवेशन की शुरुआत यही से होती है। तो कंसीडर करिए एक पॉइंट P आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक वेव आ रही है लेट्स से y1, जिसकी वेव की इक्वेशन है y1 विच इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। आप बोलोगे ये कहां से आया? ये आया क्लास 11 से। और एक दूसरी वेव आ रही है जो ज्यादा ट्रेवल कर रही है पहले के कंपैरिजन में, और उसका एम्पलीट्यूड है a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो भैया, यहाँ पे प्लस पाई क्यों लिख दिया, यहाँ पे तो प्लस पाई लिखे ही नहीं। प्लस फाई आप लोगों ने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि
अगर फेज डिफरेंस रहा, अगर ये वेव्स एक दूसरे से कम या ज्यादा डिस्टेंस कवर अप कर रही है तो उसके लिए एक आइडल वैल्यू निकल सकती है। अब आप बोलोगे भैया मान लो कि इस पॉइंट पे दोनों वेव्स सेम डिस्टेंस को कवर अप करते हुए आ रही है तो उस टाइम पे तो फेज डिफरेंस लग ही नहीं रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस तरीके से तो हम लोग आइडल सिचुएशन के लिए लेकर चल रहे हैं। यहाँ से ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरइम्पोजिशन क्या कहता है? वो कहता है कि आप लोग को जो भी वेव्स देखने को मिल रही है उन सबको एड ऑन कर दो। तो आपने क्या करे, y1 प्लस y2 को एड ऑन कर दिया। यहाँ पे y1 की वैल्यू रखे a1 sin ओमेगा t, यहाँ पे y2 की वैल्यू रखे a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैथ्स की एक बेसिक इक्वेशन को हम लोगों ने यूज करें, साइन a प्लस बी। आप लोग को यहाँ पे भी वैसे देखने को मिल रहा है साइन a प्लस बी। यहाँ पे a माने ओमेगा टी को और b माने फाई को। जानते हो कि साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो इस फॉर्म में आप लोगों ने सिर्फ इतने वाले पोर्शन को चेंज कर दी, बाकी इधर वाला पोर्शन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू वैसी की वैसी, a2 तक के सब कुछ सेम। यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव था वो कन्वर्ट हो गया साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव पे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसके बाद हमने क्या करे, a2 को अंदर इनटू कर दी, एक बार इधर पे और एक बार इधर पे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गई। यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आप लोग को एक साइन ओमेगा टी का पेयर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी का पेयर देखने को मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ दोनों इक्वेशन से साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरी इक्वेशन क्या बचेगी, अगर मैं साइन ओमेगा टी यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो a1 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालूंगा तो a2 cos फाइव बच जाएगा। तो मेरी इक्वेशन कितनी हो गई, a1 प्लस a2 cos फाइव, और कॉमन क्या निकला साइन ओमेगा टी। वैल्यू क्या बची, प्लस ऑफ a साइन फाइव cos फाइव। इसके बाद ट्रिक है पूरी की पूरी जो आपको एनसीईआरटी में दी है, क्योंकि अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाता तो बहुत लेंथी हो जाता है। इसलिए जो डेरिवेशन सॉल्व करने वाले इंसान लोग रहे उनने देखे कि यार आगे जाके 12th वालों को पढ़ना पड़ेगा तो सरदर्दी हो जाएगी, तो इसको छोटा कर दे। प्लस a2 cos फाइव को अज्यूम करे a cos थीटा, और यहाँ पे जो a2 sin फाइव है सिर्फ a2 sin फाइव, इसको अज्यूम करें a sin थीटा। मतलब मैं ये कहूंगा कि इसकी जगह पर रिप्लेस होके आ गया a cos थीटा और इसकी जगह पर रिप्लेस होके आ गया a sin थीटा। जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी और ये इक्वेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब इसके बाद अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे दोनों जगह पे a कॉमन है तो a को बाहर ले लो। इस इक्वेशन को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो क्या आप लोग को ये वापस से इसका रिवर्सिबल फॉर्म देखने को मिल रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए हो जाएगा ओमेगा टी और बी हो जाएगा थीटा। तो वैल्यू आप लोग की बच जाएगी y विच इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। तो यहां से आपको कैलकुलेट होगा कि कितना सुपर इम्पोज की वैल्यू आप लोग को दो वेव्स के बीच में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि जब दो वेव दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही तो इनका एम्पलीट्यूड भी तो पक्का एड ऑन हो रहा होगा, तो ये एम्पलीट्यूड है कितना। तो हम लोगों ने क्या करें, ये दो इक्वेशन थी ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए, इसके थ्रू हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाले। तो बेसिकली हमने करे कि आप पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करें और उसको ऐड करा दिए दूसरी इक्वेशन का स्क्वायर करने के साथ। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस फाइव। आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिला। यहाँ पे a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हो गया। इस तरफ पे क्या हुआ, दोनों तरफ में से आप लोगों ने a स्क्वायर कॉमन निकाले, अंदर वैल्यू कितनी बची, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। सभी जानते हो कि मैथ्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो यहाँ से वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम लोग ध्यान देते तो देखो a2 बच गया, मैंने इधर लिखा, बाकी ये वाली इक्वेशन इस तरफ कर दिया। तो इसमें भी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो a1 का स्क्वायर वैसे का वैसे, a2 का स्क्वायर आप लोग को दो जगह कॉमन देखने को मिल रहा है। तो मैंने a2 का स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर वैल्यू बची कितनी, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ गए और बची हुई वैल्यू प्लस ऑफ a1 a2 cos फाइव हो गया। अब आप सब लोग जानते हो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव कितना होता है, 1 होता है, तो ये टर्म 1 हो गई। तो वैल्यू क्या बची, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो चुकी थी इसलिए, और बची हुई वैल्यू ये वाली आप लोग की आ जाएगी। और बोथ साइड अंडर रूट आप लोगों ने लगाए तो ये बन गया a, और यहाँ पे वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। तो यहाँ से आप लोग का एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज हो रही है एक साथ। तो अब आप सभी लोग जानते हो कि जब भी सुपर इम्पोजिशन आप लोग को देखने को मिलेगा, इंटरफेरेंस दो टाइप से होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव जिसमें की वेव्स बड़ी बड़ी बनती है और एक डिस्ट्रक्टिव जिसमें की वेव्स छोटी छोटी बनती है। तो हो सकता है कि जब वेव्स बड़ी बड़ी बन रही हो तो उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, और जब वेव्स छोटी छोटी बन रही हो तो उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा। तो हम लोग को इसी फॉर्मूले को लेना है और इसी को यूज करते हुए बड़ा बड़ा और छोटा छोटा मतलब वेव्स की एम्पलीट्यूड की इक्वेशन बनाना है। ये किस पे डिपेंड करेगा, cos फाइव पे डिपेंड करेगा।
अगर cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम जब आती है वहां पे आपको बड़ी बड़ी देखने को मिलेगी, मिनिमम जहां पे आती है वहां छोटी छोटी देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप लोग को कब पड़ेगा, जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी। 1 कब हो सकती है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पे cos फाई की वैल्यू 1 हो जाती है तो वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इतनी बच रही है आप लोग की, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। होता क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। a कौन हुआ यहाँ पे, a1 और b कौन हुआ, a2। तो इक्वेशन आप लोग की क्या बन गई, कुछ इस तरीके से अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अगर इसको खोल दोगे तो एट द एंड इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी, और ये वैल्यू तो 1 है। तो अब ये अंडर रूट है तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो a मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a1 प्लस a2 कुछ इस तरीके से बॉन्ड में। ताकि मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होता होगा, जब cos फाई की वैल्यू नेगेटिव होती होगी। कब हो सकती है, 5 पे, 3 5 पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो रही है तो यहाँ पे आप लोग का माइनस आ जाएगा, और ये माइनस वाला इक्वेशन किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी। इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग की जो इक्वेशन है वो बनेगी a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया, का होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर कट जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा a1 माइनस a2, और ये आप लोग का मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है, उसे हम लोग कहते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स ऐसे टाइप का सोर्स है जिसमें कि आप लोग को लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम आप लोग को देखने को मिलेगी। एग्जांपल के तौर पे मान लो एक सोर्स से लाइट आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ आप लोग को एक जैसे देखने को मिलेगी, फ्रीक्वेंसी एक जैसे देखने को मिलेगी, और इन दोनों के बीच और इन सब के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। ऐसे टाइप के सोर्स को कहते हैं कोहेरेंट सोर्स। इन कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, मान लो आप लोगों ने दो अलग अलग कलर के बल्ब जला दिए। अब दो अलग अलग कलर के बल्ब जला दिए तो दोनों के अंदर की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी। उस टाइम पे वेव्स कुछ इस तरीके से बनते हुए आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि गुचुड़ बुचुड़ है। इसे कहा जाता है इनकोहेरेंट। अब जो आप लोग का टॉपिक है ना इंटरफेरेंस, इसको प्रूव करने के लिए यंग डबल स्लिट नाम का एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें बेसिकली आप लोग को यहाँ पे 2 स्लिट्स ली गई थी और 2 स्लिट से एक कोहेरेंट सोर्स को यहाँ से फॉल कराया गया था। और जब इस कोहेरेंट सोर्स से लाइट को फॉल कराया गया था तो स्क्रीन में हमको कुछ पैटर्न्स देखने को मिले थे लाइट के। और लाइट के पैटर्न थे कुछ इस तरीके से, जहां पे सेंटर पोर्शन में आप लोग को ब्राइट देखने को मिल रहा था, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। कुछ इस तरीके से आप लोग को अल्टरनेटिव डार्क ब्राइट बैंड्स देखने को मिल रहे थे। इन बैंड्स को ही कहा जाता है फ्रिंजेस, और दूसरी भाषा में कहा जा सकता है कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आप लोग को देखने को मिल रहे थे स्क्रीन में। इसके ऊपर एक पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट वीडियो में बनाने वाला हूं लाइव, आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। इस एक्सपेरिमेंट का नाम डालना, आगे मेरा नाम डालना, और आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप लोग को देखने को मिलता है। बेसिकली आप लोगों ने यहाँ पे क्या करे, कोहेरेंट सोर्स लिए, कोहेरेंट सोर्स ने अपना वेवफ्रंट यहाँ पे बनाया और 2 यहाँ पे स्लिट्स लिए। स्लिट्स का मतलब क्या होता है, इस तरीके से छल्लियां यहाँ से जब लाइट एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, काटते हुए काटते हुए काटते हुए काटते हुए काटते हुए काटते हुए, और फिर यहाँ पे स्क्रीन पे आके कुछ पैटर्न्स आप लोग को बनते हुए देखने को मिलने वाले। तो इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में हमें करना क्या पड़ता है कि ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बन रही है, इनकी विड्थ कितनी है, कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है, फलाना बन रही है, ढिमका बन रही है, सब कुछ पता करना है। तो इसको समझने के लिए एक प्रॉपर डायग्राम यहाँ पे बनाया गया। मान लो यहाँ पे आपने कोहेरेंट सोर्स लिया, कोहेरेंट सोर्स से यहाँ से लाइट गया, तो जो कोहेरेंट सोर्स है उसका लाइट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, मतलब स्लिट नंबर 1 पे भी जाएगा, स्लिट नंबर 2 पे भी जाएगा। लाइट फिर यहाँ से स्प्रेड हर तरफ होगा ऐसे, और सेम टू सेम यहाँ पे भी लाइट हर तरफ स्प्रेड होगा। तो मैंने क्या करा, एक रेफरेंस पॉइंट लिया P। इस रेफरेंस पॉइंट P पे मैंने ये माना कि लाइट जो है S1 से P पे भी आ रही होगी और S2 से P पे भी आ रही होगी, और मैंने ये पता करा कि सेंटर से P तक के आखिर क्या वैल्यू देखने को मिल रही है और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे डार्क बैंड्स बन रहे हैं या ब्राइट बैंड बन रहे हैं। तो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट लेकर पूरे डेरिवेशन को सॉल्व किया। तो बेसिकली पूरा कंस्ट्रक्शन आप लोग को बता देता हूँ। ये स्लिट से लेकर स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको D कहा जाता है, स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको D कहा जाता है, स्मॉल d, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वहां से सेंटर लिया और सेंटर से इस तरीके से डैश डैश लाइन दिया जिसको मैंने नाम O दिया, और यहाँ से भी एक डैश डैश लाइन दिया जिसको नाम A दिया, यहाँ से भी एक डैश डैश लाइन दिया जिसको नाम B दिया, सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के D/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के D/2 हो जाएगा। तो मैंने ये अज्यूम किया कि O से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो Y है, तो ऑब्वियस सी बात हुई B से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक के Y है तो ये मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा Y प्लस D/2, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी सोच के बताना, वो हो जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक के y है तो y में से अगर D/2 माइनस कर दूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी y माइनस D/2। तो बेसिकली मुझे ये पता करना है कि ये वैल्यू कितनी है। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, लगता है ना ये कम ट्रेवल कर रही है, ज्यादा कर रही है, तो इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस मतलब डेल की वैल्यू क्या है। और साथ ही साथ मैं ये पता करूंगा कि इस पॉइंट पे क्या ब्राइट फ्रिंज बन रही है, डार्क फ्रिंज बन रही है, और ब्राइट कब बन रही है, डार्क कब बन रही है, उनके बीच में जो फ्रिंज की विड्थ है वो कितनी है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इसका डेरिवेशन नहीं आने वाला है, आपको बस डायरेक्टली ये मालूम होना चाहिए कि इस वेव और इस वेव के बीच का जो
पाथ का डिफरेंस है वो होता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग को अगर यहां से यहां तक की वैल्यू निकालना है तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हो। d को उधर भेज दो, स्मॉल d को नीचे ला दो, तो y की वैल्यू बच जाएगी कुछ इस तरीके से। और इस पे भी अगर आप लोग ब्राइट फ्रिज निकालते हो, ब्राइट बैंड्स, उसके लिए y की वैल्यू हो जाएगी, nth की वैल्यू वो हो जाएगी n लैम्डा d अपॉन d, और डार्क फ्रिज के लिए nth की वैल्यू हो जाएगी 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d। तो ये फॉर्मूले से इनको याद करना पड़ेगा, डेरिवेशन नहीं आने वाला है, तो आप लोग को बस ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप जानते हो ढेर सारी डार्क ब्राइट फ्रिजेस बन रही है। आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सेंटर पे ज्यादा दिख रहा होगा, भैया हो सकता है ये वाला थोड़ा उससे कम होगा, ये उसके बाद फिर थोड़ा कम होगा। ऐसा नहीं है। आप जो पैटर्न बन रहे हैं ना डार्क ब्राइट बैंड्स के, सेम टू सेम है। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे विड्थ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, विड्थ सेम है। तो फ्रिज विड्थ कितनी बनती है आइए देखते हैं। तो जो फ्रिज विड्थ आप लोग को देखने को मिलती है वो मिलती है बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। बीटा से फ्रिज विड्थ को डिनोट किया जाता है, और फ्रिज विड्थ क्या होती है? दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिज। इसके बाद आप लोग से पूछा जा सकता है कि यार फ्रिजेस की इंटेंसिटी कितनी देखने को मिल रही है। ब्राइट फ्रिज में याद रखना Imax की वैल्यू 4 I0 होती है, और डार्क फ्रिज में मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहां पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, लाइट फॉल ही नहीं हो रहा है ना। डार्क में डार्क है और ब्राइट में चमकता हुआ दिख रहा है। और किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट में अगर इंटेंसिटी निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, 4 I0 cos स्क्वायर 5/2। और अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये है सेंटर वाला पॉइंट जहां पे लाइट एकदम बीच में आ रहा था, इसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा या फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिज भी कहते हैं। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो जहां पे ये कर्व जो है ऊपर दिख रहा है, मतलब इस तरफ में ब्राइट बन रहा है, जहां पे नीचे जा रहा है वहां पे डार्क बन रहा है, फिर यहाँ ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ब्राइट। इस तरीके से कंसेक्यूटिव आप लोग को डार्क ब्राइट फ्रिजेस बनते हुए देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को एक कर्व बना के दिखाऊं तो वो आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला। तो इस तरीके से इंटेंसिटी का एक ग्राफ होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो याद करके अच्छे से जाना है। जो वैल्यूज लिखी हुई है डार्क ब्राइट की जो वैल्यूज थी ना, y की वैल्यू मतलब 1 पुट कर दो तो लैम्डा डी बाई डी निकल गया, 2 पुट कर दो तो 2 लैम्डा डी बाई डी निकल गया ब्राइट के लिए। डार्क के लिए पुट करना है तो 1 की वैल्यू पुट कर दिए। ऐसे ही डार्क के लिए भी आप लोग n की वैल्यू पुट करते जाना, वैल्यूज निकलते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का निकल के आता है वो है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है? तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट जो है बेंड कर जाती है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से। किस तरीके से? तो एक अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लाइट है, ठीक है गाइस, ये एक लाइट है और मैंने एक शार्प निडल लिया हूँ इस तरीके से, और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यार इस तरह पे पीछे स्क्रीन है। मैं बेसिकली यहाँ से लाइट फॉल कराऊंगा, तो आप सभी लोग को मतलब इतना तो समझदारी है कि अगर मैं यहाँ से लाइट फॉल कराऊंगा तो आप लोग और मेरे को सबको यही लग रहा होगा कि लाइट तो सिर्फ इतने एरिया में दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पीछे तो शैडो बन रही होगी। मतलब मैं कह सकता हूँ लाइट सिर्फ इतने हिस्से में दिखेगा और इतने हिस्से में आप लोग को डार्क देखने को मिलने वाला है, बिकॉज इसकी शैडो रहेगी, यहाँ पे लाइट पहुंच नहीं पाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन ये कहता है कि इन कॉर्नर से लाइट जो है हल्का सा बैंड हो जाता है कुछ इस तरीके से, मतलब लाइट हल्का सा यहाँ से बैंड हो जाता है और इतने पूरे हिस्से में लाइट दिखता है। तो ये क्यों हुआ? ड्यू टू दी डिफ्रैक्शन की वजह से। तो आइए जानते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। इट इज द फिनोमेना ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर ऑफ obstacle or object whose size is comparable to the size of the wavelength of light. I hope clear है सबको। तो डिफ्रैक्शन दो तरीके से देखने को मिल सकते हैं, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में याद रखिएगा जो स्लिट है और स्क्रीन है इसके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस देखने को मिलती है, लेकिन फ्रॉनहोफर में ऐसा नहीं है। जो स्लिट है और जो स्क्रीन है इसके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली लाइट को डायरेक्टली यहाँ से फॉल कराते हैं। ऑब्वियस सी बात है, देखो इस तरीके से एक सिंगल स्लिट बना दी, एक छेद बना दी जहां से लाइट को फॉल करा रहे। आपको क्या लगेगा कि लाइट सीधा जाएगा बस इतना, है ना, ये जो इतना चमकते हुए दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कॉर्नर से लाइट बैंड होगा, इस वजह से लाइट इस तरीके से बैंड होते हुए इतने हिस्से में आप लोग को देखने को मिल रहा है। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। फ्रॉनहोफर में ना थोड़ा एक अलग से अरेंजमेंट किया जाता है। यहाँ पे जब लाइट सोर्स को फॉल कराया जाता है तो उससे पहले हम लोग कुछ लेंसेज वगैरह यूज करते हैं, जिससे कि ये पूरा डेरिवेशन थोड़ा अलग से बन जाता है, और इस स्पेसिफिक डेरिवेशन को कहा जाता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जैसे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, डिफ्रैक्शन के अंदर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए इस डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। डेरिवेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यहां से लेकर यहां तक की जो वेव है ये थोड़ी कम ट्रेवल करी हुई है एज कंपेयर टू यहां से लेकर यहां तक की वेव के। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली वेव ने एक्स्ट्रा ट्रेवल करी होगी इसके कंपैरिजन में। तो मैं कह सकता हूं कि इसका पाथ की वैल्यू ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो मैंने क्या करा, इस वेव से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइन इस तरीके से। तो मुझे ये समझ में आया कि फिर यहां से यहां तक की जो वैल्यू ये तो सेम है, लेकिन ये वाली जो वेव थी सेकंड वाली, ये इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी। तो मैंने क्या करा, यहां पे ना एक ट्रायंगल अज्यूम किया और इसका नाम दिया लेट से ए, बी और सी। ABC में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसका नाम है थीटा।
और मुझे निकालना ये वैल्यू, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये आप लोग का हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करके मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो, ये मुझे पता कर सकते हैं कि आखिर ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ये कितनी है, मतलब ये पाथ की वैल्यू कितनी है, मतलब डेल की वैल्यू कितनी है। तो यहां से अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू से इसको निकालूं तो हो जाएगा डेल बाई डी, और डी को उधर भेज दूंगा तो डेल की वैल्यू आ जाएगी डी साइन थीटा। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो डेल की वैल्यू आई, जो आप लोग का पाथ डिफरेंस आया वो है कितना, डी साइन थीटा। तो वही इन ट्रायंगल एबीसी में आप लोगों ने डी साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं इसी इक्वेशन में, आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो साइन थीटा विच इज इक्वल टू डेल बाई डी। याद रखिएगा हम लोग ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में जितनी भी रेज रहती है वो सभी पैराएक्सियल रहती है, तो जितने भी साइन थीटा है टेन थीटा है वो ऑब्वियस सी बात है थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, साइन थीटा जो है थीटा कन्वर्ट हो गया ड्यू टू दी पैराएक्सियल कंडीशन की वजह से। तो साइन थीटा कन्वर्ट होकर थीटा हो गया और थीटा की वैल्यू मुझे यहां से मिली डेल बाय डी। तो मैंने यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। जैसे यहां पे एंगल थीटा बन रहा है सेम टू सेम यहां पे भी एक एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है। मैंने यहां पे एक ट्रायंगल कंसीडर किया पी एस ओ, इस स्पेसिफिक पॉइंट को एस नाम दिया, ठीक है। तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू को निकालना है, थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली। तो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप लोग के पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू है y, और साथ ही साथ आप लोग के पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मेरे ख्याल से परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू है। परपेंडिकुलर बेस मतलब टेन थीटा की मदद लेना पड़ेगा अगर इस थीटा की वैल्यू निकालना है तो टेन थीटा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y बाई डी, क्योंकि यहां से यहां तक y था, यहां से यहां तक d था। और आप जानते हो कि टेन थीटा बहुत बड़ा एंगल है, पैराएक्सियल कंडीशन चल रही है, इस वजह से टेन थीटा जो है थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाई डी। तो यहां से भी थीटा की वैल्यू आई थी कितनी, डेल बाई डी, और यहां से थीटा की वैल्यू आई y बाई डी। दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और अगर डी को उधर भेज दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी डेल डी अपॉन स्मॉल डी। यहां से मुझे ये पता चल गया कि ये जो ये वैल्यू है ना y की, ये इतनी है। और इसी इक्वेशन से अगर मैं चाहूं तो डेल की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, y स्मॉल डी अपॉन डी। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में y और डेल की वैल्यू सेम देखने को मिल रही है। इसके बाद मुझे क्या पता करना है कि यार किस डिस्टेंस पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है और किस डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो जो आप लोग की अभी रिस्पेक्टिव y की वैल्यू निकल के आई है, अगर इसमें आप डेल की वैल्यू पुट कर दो ब्राइट और डार्क की, तो आप लोग को ये पता चल जाएगा कि ब्राइट कहां बन रहा है और डार्क कहां बन रहा है। बस एक चीज याद रखिएगा, जो इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू आती थी, डिफ्रैक्शन में वो डार्क फ्रिंज की वैल्यू होती है, और जो इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज की वैल्यू आती है, डिफ्रैक्शन में वो चीज आपको ब्राइट की वैल्यू देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ ये इंटरफेरेंस में डार्क फ्रिंज की वैल्यू थी। तो ये कंफ्यूज मत होना, जो वहां पे ब्राइट होता है यहाँ पे डार्क होता है, जो वहां पे डार्क होता है वो यहाँ पे ब्राइट होता है। किसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू। तो बेसिकली मुझे डेल की वैल्यू यहाँ पुट करना था, तो डेल की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, तो y की मेरी वैल्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिल गई। और डार्क में मैंने क्या किया, डार्क की वैल्यू लैम्डा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट किया, तो मुझे यहाँ पे कहां पे डार्क फ्रिंज बन रहा है उसकी वैल्यू मिल गई। तो जैसे वहां पे आप लोग को फ्रिंजेस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फ्रिंजेस बन रहे हैं सेम टू सेम। और ऑब्वियस सी बात है वहां पे भी फ्रिंज की विड्थ थी, यहाँ पे भी फ्रिंज की विड्थ है। तो फ्रिंज विड्थ का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, अगर आप लोग को निकालना रहता है, वो होता है बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन। तो बेसिकली जो अभी आप लोगों ने y की वैल्यू निकाले ना, n की जगह पे आप लोग एक बार n प्लस वन रख देना, माइनस ऑफ वाई एन, सेम वैल्यू यहाँ पे ये वाली उठा के रख देना। काटा पीटी करोगे, बीटा की वैल्यू आ जाएगी आप लोग की लैम्डा डी बाई डी। इसके बाद अगर मैं डार्क फ्रिंज की बात करूं तो वहां पे जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन। यहाँ पे भी आप लोग को करना क्या है, देखो इस n की जगह पे एक बार n प्लस वन के फॉर्म पे रख देना, और वाई एन मतलब सेम टू सेम यही फॉर्म उठा के यहाँ पे रख देना, काटा पीटी करना। तो जो वैल्यू आएगी आप लोग की वो आ जाएगी बीटा विच इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। इसके बाद याद रखना कि डिफ्रैक्शन में एक नया केस आप लोग को देखने को मिलता है जो इंटरफेरेंस में देखने को नहीं मिला, वो होता है एंगल, कि किस एंगल पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, किस एंगल पे डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो ध्यान से आप लोग इसको देखने की कोशिश करें। शायद याद है पहली इक्वेशन निकाले थे थीटा विच इज इक्वल टू डेल बाई डी, तो यहाँ पे पर डेल की वैल्यू पुट कर देना ब्राइट के लिए, डेल की वैल्यू पुट कर देना है डार्क के लिए। तो आप लोग को किस एंगल पे वैल्यू बन रही है ब्राइट और डार्क की वो मिल जाएगी। तो बेसिकली मैंने वही किया, ब्राइट फ्रिंज की वैल्यू डेल की पुट करा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप लोग की ये बन गई। डार्क फ्रिंज की वैल्यू डेल की यहाँ पे पुट किया, तो आप लोग की जो वैल्यू है वो ये बन गई। तो ये दोनों वैल्यूज आप लोग को बता रही है कि किस एंगल पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है और किस एंगल पे डार्क फ्रिंज आपको बनते हुए देखने को मिल रही है। तो एंगल के बीच में कुछ ना कुछ विड्थ होगी, तो एंगुलर विड्थ क्या होती है, तो जैसे आप लोग को फ्रिंज विड्थ होता था बीटा विच इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन माइनस ऑफ वाई एन, उसी का रेप्लिकेटेड फॉर्मूला आप लोग को एंगुलर विड्थ का बच जाएगा थीटा विच इज इक्वल टू थीटा एन प्लस वन माइनस ऑफ थीटा एन। इसको यूज करते हुए आप लोग को इस पे रखते हुए चलना है। मतलब क्या, यहाँ पे जो वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, इस एन पे एन प्लस वन रख के सॉल्व करना, माइनस ऑफ सेम टू सेम यही वाली वैल्यू
इसको जब माइनस कराओगे तो वैल्यू निकल के आएगी थीटा की लैम्डा बाई डी। और दूसरी इक्वेशन में आप लोग को क्या करना है, ये वाली वैल्यू को एन लैम्डा प्लस, एक बार आप लोग यहाँ पे n+1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू इस तरीके से बच जाएगी। थीटा एन की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगी, इसको काटा पीटी करोगे तो थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी बच जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि एंगुलर विड्थ इतनी होती है। डिफ्रैक्शन के केस में जब भी यहाँ पे आप लोग को बेंड होते हुए देखने को मिल रहा था, तो बेंड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जहां बेंड हो रहा है वहां पे लाइट थोड़ी कम जाएगी एज कंपेयर टू सेंटर के। इसी वजह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में एक मेजर डिफरेंस आपको ये देखने को मिलता है कि इंटरफेरेंस में आप लोग को चाहे ब्राइट फ्रिंज या बाहर वाली डार्क फ्रिंज हो या उसके बाद वाली ब्राइट फ्रिंज हो, सबकी इंटेंसिटी सेम होती थी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, जैसे जैसे आप दूर जाते हो वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से जो इसका इंटेंसिटी कर्व है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप होते हुए आप लोग को बनते हुए देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ से सोर्स था, लाइट कुछ इस तरीके से कॉर्नर से बेंड होते हुए जा रही थी, तो इतने पोर्शन में आप लोग को लाइट देखने को मिल रहा था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक के एक एंगल थीटा बन रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक के एंगल थीटा बन रहा होगा। सेंटर से लेकर पॉइंट पी तक की जो वैल्यू आप लोग की निकल के आई थी वो लैम्डा डी बाई डी आई थी। सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक की भी लैम्डा बाई डी आई। अब आप लोग को करना क्या है कि सेंट्रल मैक्सिमम में कितनी एंगुलर विड्थ निकल के आ रही है। एंगुलर विड्थ मतलब क्या, कितना एंगल निकल के आ रहा है। तो टोटल एंगल 2 थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी होती है। तो सेंट्रल मैक्सिमम में वैल्यू कितनी हो गई, 2 लैम्डा बाई डी हो गया। इसके साथ साथ कोई आपसे पूछ सकता है कि फ्रिंज की विड्थ कितनी है, तो वो इस y की वैल्यू आप लोग को देखने को मिलती थी, तो 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग का 2 लैम्डा डी बाई डी। तो यहां से आप लोग का होता है टॉपिक समाप्त। इस तरीके से आप लोग को इंटेंसिटी कर्व बनता है, सेंट्रल पे मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाती है। इसका भी एक प्रॉपर मैं एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने वाला तो उसको भी जरूर देख लेना। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। होप सो तुम लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। साथ ही साथ यार दोस्त नोट से रिवाइज कर लेना। मैं जानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग सा है, बिकॉज यहाँ पे एकदम बेसिक इक्वेशन वाइज आप लोग को चीजें दी हुई है और उसको पढ़ते हुए आप लोग को चलना है। तो कुछ ऐसा खास इंटरेस्टिंग था नहीं, और साथ ही साथ मेरी थोड़ी तबियत भी खराब थी, इस वजह से वीडियो में आप लोग को मैं थोड़ा लो दिखाऊंगा, बट कोशिश किया वो आप लोग को सारी चीजें समझा सकूँ सो दैट आपके बोर्ड्स में काफी ज्यादा हेल्प हो सके।